सॉरी भाभी। मोना भाभी वैसे तो अनीता की भाभी थी। अनीता जो स्कूल में आस्था की सहपाठिनी थी और उसका घर भी एक ही गली में थे। अनीता के साथ आस्था का दिन रात का उठना बैठना ही नहीं, उस घर से आस्था का पारिवारिक संबंध भी रहा था। शिवम भैया दोनों परिवारों में सब भाई बहनों में बड़े थे। जब मोना भाभी ब्याह कर आई तो आस्था को लगा कि नहीं, कि वह उसकी अपनी सगी भाभी नहीं थी। मोना भाभी का नाम उषा था। उनका पुकारने का नाम भी मोना नहीं था। न उनके घर बहू का नाम बदलने की कोई प्रथा ही थी। पर चूंकि भाभी का रंग सोने जैसा था और मोहक थी, अंतत सभी भाई बहन यूं ही उन्हें मोना भाभी बुलाने लगे थे। बस वह सबके लिए उषा नहीं, मोना भाभी ही बनी रही। सुंदर नाक नक्श, बड़ी बड़ी स्वभावपूर्ण आंखें, मधुर गायन और सबसे बढ़कर उनका अपनत्व से भरा व्यवहार था। उनके हाथ का बना भोजन स्वाद से भरा होता था और उसे खिलाने की जो चिंता उनके चेहरे पर झलकती थी, उसे देखकर सब उनकी ओर बेहद आकृष्ट होते थे। शिवम भैया अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे कि उन्हें माता-पिता ही नहीं, दादा-दादी के अनुरोध से विवाह बंधन में बंधना पड़ा। पढ़ाई पूरी करके वह दिल्ली चले गए, फिर वहीं रहे। सब लोग भी अपने-अपने विवाह के बाद अलग-अलग शहरों में रहने लगे। कभी किसी का खास आयोजन पर मिलते तो मोना भाभी का प्यार उन्हें स्नेह से सरोबार कर देता। उसका स्नेहिक आतिथ्य सबको भाव विभोर कर देता। आखिरी बार जब मोना भाभी से मिलना हुआ, उस समय उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था। वह आस्था के सामने आने में झिझकी। मोना तो ड्राइंग रूम में बैठने वाली तो थी नहीं, भागकर दूसरे कमरे में पहुंची तो वह साड़ी पहनने जा रही थी। आस्था ने छूटते ही कहा, यह क्या भाभी, आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो, खासकर इस सलवार सूट में। नहीं, उन्होंने जोर देते हुए कहा। आस्था ने उन्हें शह दी। भाभी, आपकी कमसिन शहरी काया पर यह सलवार सूट तो खूब फब रहा है। नहीं आस्था, मुझे संकोच लगता है। बस 2 मिनट में। पर क्यों? आजकल तो हर किसी ने सलवार सूट अपने पहनावे में शामिल कर लिया है। यहाँ तक कि उन बूढ़ी औरतों ने भी, जिन्होंने पहले कभी सलवार सूट पहनने के बारे में सोचा तक नहीं था। सुविधाजनक होता है ना भाभी, फिर रख रखाव में भी साड़ी से आसान है। यह बात नहीं आस्था, मुझे कमर में दर्द रहता है तो सबने कहा कि सलवार सूट पहना करूं, ताकि उससे कमर अच्छी तरह ढकी रहेगी तो वह हिस्सा गर्म रहेगा। हाँ भाभी, सो तो है। आस्था ने हामी भरी, पर मन में उसने सोचा कि सब की देखा देखी उन्हें भी शौक हुआ होगा, तो कमर दर्द का एक बहाना गढ़ लिया है। मोना भाभी ने इस हंसी मजाक के बीच अपनी जादुई उंगलियों से खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया। इस बीच कई बार मोबाइल फोन की घंटी बजी और भाभी मोबाइल से बात करती रही। कोई खास बात न थी। हाँ, शिवम भैया आ गए थे। उन्होंने हंसी हंसी में कहा कि तुम्हारी भाभी को उठने में देर लगती थी, फोन बजता रहता था और कई बार तो बजते बजते कट भी जाता था, इसी से इनके लिए मोबाइल लेना पड़ा। साल भर बाद ही सुना कि मोना भाभी नहीं रही, उन्हें कैंसर हो गया था। मोना भाभी के साथ जीवन की कई मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई थी, इसीलिए दुख भी बहुत हुआ। लगभग 5 सालों के बाद कविता से मिली, तब भी उन दोनों की बातों में मोना भाभी ही केंद्रित थी। बातों के बीच अचानक उसे लगा कि कविता कुछ कहते कहते चुप हो गई थी। आस्था ने कविता से पूछ ही लिया, कविता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहते कहते चुप हो जाती हो, क्या बात है? हाँ आस्था, मैं अपने मन की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर कुछ सोचकर झिझकती भी हूँ। बात यह है, एक दिन मोना भाभी से बातों बातों में पता लगा कि उन्हें प्राय रक्तस्राव होता रहता है। भाभी बताने लगी, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। 50 से 5 साल ऊपर की हो रही हूँ। भाभी पहले से भी सुंदर कोमल लग रही थी। बालों में एक भी रजत तार नहीं था, वह भी बिना किसी डाई के।
वो इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया। भाभी, आप चिर यौवना है ना, इसीलिए देखिए, आपका रंग पहले के मुकाबले और भी निखरा निखरा लग रहा है, और चेहरा पहले से भी कोमल, सुंदर। आप बेकार में चिंता क्यों कर रही हो? यही कथन, यही सोच मेरे मन में आज भी कांटा सा चुभता रहता है। क्यों नहीं उस समय उन पर जोर दिया था कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, आप डॉक्टर से परामर्श लें। क्यों जो परिहास कर बैठी थी? आस्था को भी उनके कमर दर्द की शिकायत याद आई। उसने भी तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। मन में सोचकर वो खामोश हो गई। भाभी और भैया दोनों ही अस्पताल जाने से बहुत डरते थे, या यूं कहे कि कतराते थे। शायद कुछ कटु अनुभव हो। वहां बात बात में लाइन लगाकर खड़े रहना, नर्सों की डांट झपट, बेरहमी से सुई घुसेड़ना, अटेंडेंट की तीखी उपहास करती सी नजर, डॉक्टरों का शुष्क व्यवहार आदि से बचना चाहते थे। भाभी को सबसे बढ़कर डर था कि कैंसर बता दिया तो उसके कष्टदायक उपचार की पीड़ा को झेलना पड़ेगा। उन्हें मीठी गोली में बहुत विश्वास था। वह होम्योपैथिक दवा ले रही थी। आस्था, बहुत सी महिलाएं अपने दर्द का बखान करने लगती है तो उनकी बातों की लड़ी टूटने में ही नहीं आती, कविता बोली। उनके बयान के आगे तो अपने को हो रहा भीषण दर्द भी बौना लगने लगता है। मोना भाभी को भी मैंने ऐसा ही समझ लिया। उनसे हंसी में कही बात आज भी मेरे मन को सालती है कि कहीं उन्होंने मेरे मुंह से अपनी काया को स्वस्थ कहे जाने को सच ही तो नहीं मान लिया था, और गर्भाशय के अपने कैंसर के निदान में देर कर दी हो। आस्था, लगता है यही है कि उन्होंने इसीलिए अपने पर ध्यान नहीं दिया और इसे ही सच मान लिया कि रक्तस्राव होते रहना कोई अनहोनी बात नहीं है। सुनते हैं कि हार्मोन वगैरह के इंजेक्शन से यौवन लौटाया जा रहा है, पर भाभी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं यही पर अपने को अपराधी मानती हूँ। यह मैं किसी से बता नहीं सकी, पर तुमसे बता रही हूँ। भाभी मेरे बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। 3-4 महीने भी नहीं बीते थे जब रोग पूरे शरीर में फैल गया। सोने सी काया सहाय हो गई। अस्पताल के चक्कर लगने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आस्था को भी याद आने लगा जब वो अंतिम बार उनसे मिली थी। उसने भी उनकी कहा गंभीरता से लिया था। आस्था, तुम कहानियां लिखती हो ना? कविता बोली। मैं चाहती हूँ कि मोना भाभी के कष्ट की, हमारे दुख की, मेरे अपने मन की पीड़ा तुम लिख दो, ताकि जो भी महिला कहानी पढ़े वह अपने पर ध्यान दे और ऐसा कुछ हो तो शीघ्र ही निदान करा ले। कविता बिलख रही थी। आस्था की आंखें भी बरस रही थी। उन्हें उसे सांत्वना देने वाले शब्द उसके पास नहीं थे। वह उसकी भी तो बहुत अपनी थी। कविता का अनुरोध नहीं टाल सकी, सो उसकी व्यथा कथा लिख रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।